जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने बहुत सारी प्रश्नमालाएं हल करा दी। लगभग आधा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जैसे देखो, हम बात करें प्रश्नमाला 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 और 18। ये सारी प्रश्नमालाएं हमारे इस चैनल पर कंप्लीट हो गई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी भी, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। नहीं, आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी वीडियोस का अध्ययन कर सकते हैं। ये प्रश्नमालाएं मैंने आपको हल करा दी है। लगभग 3 और 3, 6, 3, 9 प्रश्नमालाएं बोले तो हमारा 50% सिलेबस, आधा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पहले आप इनको कंप्लीट करिए। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके हमारी नई प्रश्नावली आप पढ़ें। तो आपका काम क्या रहेगा कि पहले इन वीडियोस का अध्ययन करना। आप उनको या तो आई बटन पे देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 10 के नाम से जो गणित विषय हैं वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे इस 18वीं प्रश्नमाला, जिसका नाम है प्रायिकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका नाम क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। प्रश्नमाला 2 है कक्षा 10 की, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। उसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनना। वास्तविक संख्या, अब ये संख्या क्या होती है, पहले संख्या के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको ध्यान से देखना। हम संख्या के बारे में यदि अध्ययन करें तो संख्या जो होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होती है। तो इधर तो होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है बेटा? वास्तविक संख्या। और इधर होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। और हमारे प्रश्नमाला में जो प्रश्नमाला 2 है उसका क्या नाम है? वास्तविक संख्या नाम है। क्या नाम है उसका? वास्तविक संख्या। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखना। वास्तविक संख्या में क्या क्या संख्या होती है ये देखना। पहली होती है बेटा प्राकृत संख्या। कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। उसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या का नंबर। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। और फिर बात करें परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के बाद बात करें हम आती है अपरिमेय संख्या। ये मोटे तौर पे अपन इनको अधिकतर अध्ययन करते हैं। वैसे संख्या होने को तो बहुत है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, जो भी है वो इन सब के ही रूप होते हैं। ठीक है, वो मुख्य के अंदर नहीं आती है। तो ये मुख्य रूप से हमारी 5 प्रकार की संख्याएं हैं जो इस प्रश्नमाला में हम अध्ययन करने जाएंगे। वो इन सारे पॉइंटों का हम अध्ययन करेंगे। अब ये होती क्या है? प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, ये क्या होती है? ध्यान से सुनना। प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से प्रारंभ होकर और कहां तक चलती है बेटा? अनंत तक चलती है। और वो भी कौन सी? धनात्मक। ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1 से अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या की बात करें, इसमें आप 0 ऐड कर दीजिए बस। 0 से और कहां तक चलेगी बेटा? अनंत तक चलेगी। और वो भी कौन सी होती है? धनात्मक होती है बेटा। कौन सी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 0 से अनंत की ओर जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका नंबर आता है पूर्णांक संख्या का। किसका नंबर आता है बेटा? पूर्णांक संख्या का नंबर आता है। पूर्णांक संख्या में आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे बीच में 0 आता है, इधर बेटा पॉजिटिव चलता है और इधर क्या चलता है? नेगेटिव। इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। खूब आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ का अध्ययन किया है, संख्या रेखा खूब बनाई है आपने छोटी कक्षाओं में।
तो बीच में 0 आता है ना, इधर जाते हैं अपन प्लस के अनंत तक और इधर आते हैं बेटा माइनस के अनंत तक। यानी कि आप क्या बोलोगे, संख्या रेखा पर सभी संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब इसमें प्लस और माइनस दोनों ही आ गया। अब मैं यदि आपको पूछ लूं कि ऊपर कोई संख्या ले दिया माइनस का 5, क्या प्राकृत संख्या हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो धनात्मक संख्या होंगी बेटा वही प्राकृत होंगी। पहली बात तो धनात्मक, और धनात्मक भी कहां से, 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 से कहां तक जा रही है बेटा, अनंत तक। ये 0 से कहां तक, अनंत तक, और ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यानी कि इसमें प्लस और माइनस सारी संख्याएं आ गई, जो भी अपने पास सारी आ गई। परिमेय क्या होती है बेटा, ध्यान से देखना। परिमेय संख्या वो होती है ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिख दिया जाए। जिनको किसके रूप में लिख दिया जाए बेटा, p बटा q के रूप में लिख दिया जाए, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। p बटा q क्या होता है, ये ध्यान से सुनना। p बटा q का मतलब होता है बेटा ये p है और ये q है, यानी अंश व हर के रूप में, अंश व हर के रूप में लिख दिया जाए, वह कहलाती है परिमेय संख्या। ठीक है, कैसे, देखो जैसे मैं आपको लिख दिया 1/3, 2/4, 3/5, कोई भी संख्या XYZ जो भी है, अगर उसको p बटा q के रूप में लिख दिए अपन तो वह संख्या होती है बेटा परिमेय संख्या होती है, चाहे वो ऋणात्मक ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अब परिमेय में एक शर्त होती है कि p बटा q के रूप में आप लिख तो सकते हैं, अंश व हर के रूप में आप लिख तो सकते हैं, लेकिन कभी भी q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। याद रखना, अगर q का मान 0 हो गया तो फिर समझ जाना वह परिमेय संख्या नहीं होकर क्या बनाएगी बेटा, अपरिमेय बनाएगी। और वो कैसे बनाएगी, वो इधर देखो, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला कि p बटा q में q का मान यदि आपने 0 ले लिया, जैसे 3 बटा आपने 0 कर दिया, तो ध्यान से सुन लेना, किसी भी संख्या में यदि अपन 0 का भाग देते हैं, 0 यदि भाजक है तो उसका आंसर अनंत आता है। क्या आता है बेटा, अनंत आता है, या अनंत बोल सकते हैं। ठीक है, अनंत आता है ना। और अनंत एक अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है। अनंत क्या है, अपने आप में अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अब आपके तुरंत दिमाग में आ रहा होगा एक बात तो, कि जब मैंने बताया कि अनंत को बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या, लेकिन यहां पर अनंत और अनंत ये क्या आ रहे हैं, मैंने यहां क्या बोला है, देखो ध्यान से सुनना। मैंने यहां बोला है 1 से अनंत तक जाने वाली सभी रेखाएं, यानी उसमें अनंत को शामिल नहीं करना है। अनंत से पहले तक जितनी भी संख्या आएंगी, अब पहली बात तो अनंत का कोई पता नहीं रहता। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो संख्या चलती रहेगी। ठीक है, उसको बोल देते हैं पर अनंत तक, इसको बोलते हैं, इसको अनंत तक बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आंसर अनंत आता है, और अनंत अपने आप में क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पर यदि आपको कहा जाए कि ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख दिया जाए, वह कहलाती है परिमेय संख्या। कंडीशन, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक परिभाषा तो परिमेय संख्या की ये होती है बेटा। दूसरी ये होती है कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल आसानी से हो जाए। देखो कैसे, जैसे मैं ये कहूं √25, क्या इसका वर्गमूल आप कर सकते हैं? जी हाँ, आप बोलोगे कि हम इसका वर्गमूल कर सकते हैं, हो गया ना वर्गमूल। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हो जाए वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। कैसे, इसका वर्गमूल हो गया बेटा 5, इसके नीचे आप क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो ना। तो बताओ आपने p बटा q के रूप में लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया ना। तो याद रखना, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल आसानी से हो सके उनको बोलते हैं अपन परिमेय संख्या। ध्यान से सुनना, अभी आपको पूछा जाए कि 0 क्या है तो बता देना तुरंत कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसलिए यह संख्या कौन सी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। बस मैंने यही तो कहा है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, 0 यदि ऊपर है तो चलेगा, 0 यदि नीचे है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास परिमेय संख्या। ओके, अब आती है अपरिमेय संख्याओं की बारी।
अब आती है बेटा किसकी बारी, अपरिमेय संख्याओं की बारी आती है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकालना असंभव हो, क्या हो, वर्गमूल निकालना उसका क्या हो, असंभव। ठीक है बेटा, ये कहलाती है मेरे पास अपरिमेय संख्या। यानी देखो इधर, अगर मैं कहूं √17 इसका वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता। ये कहूंगा √18 नहीं होता। √16 कह दिया तो 16 का तो बेटा 4 होता है। ये किस में आ जाएगी, परिमेय संख्या में आ जाएगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, अपरिमेय संख्याओं की। ऐसी संख्या जिनको ना तो p/q के रूप में रखा जाए, ना जिनका वर्गमूल हो सके, वह संख्या कहलाती है बेटा मेरे पास क्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है बेटा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो परिमेय अपरिमेय सारी हो गई। अब हम काल्पनिक की बात करें बेटा, तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, ये भी देख लो आप। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। ऐसी संख्या देखो, आप ऐसी संख्याओं को पहली बार देखोगे, वर्गमूल में आने वाली सभी ऋणात्मक संख्याएं, वर्गमूल के अंदर आने वाली सभी ऋणात्मक संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती है। चाहे जिसका वर्गमूल आप कर सको चाहे मत कर सको, यहाँ पर दोनों ही क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। कैसे, देखो आप कहना चाहते हो कि 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है, लेकिन यह माइनस लगा दी तो इसका वर्गमूल निकालना ही असंभव है। ठीक, तो ये देखो वर्गमूल के अंदर आने वाली सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। यह अपरिमेय संख्या होगी। अब मैं आपको पूछता हूं कि बताइए 3 प्राकृत संख्या है क्या। अब देखना, आप अपने आप आंसर दोगे। 3 जो है वो प्राकृत संख्या है क्या बेटा, है। पूर्ण संख्या है क्या, है। पूर्णांक है क्या, मिलेगा यहीं पर 3 तो कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, है। परिमेय है क्या, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, परिमेय बन गई ना। और अपरिमेय है क्या, नहीं, ये अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय वही होती है जो वर्गमूल के अंदर आती है और उनका वर्गमूल निकालना क्या हो, असंभव हो। ठीक है, तो ये बताओ, इस अपने दैनिक जीवन में जितनी भी हम संख्या देखते हैं वो सारी ये परिमेय संख्या होती है। हाँ, ओके, होती तो सारी वास्तविक है, इन्हीं वास्तविकों का रूप है, अपरिमेय अलग होगी। यानी कि आप ये याद रखना कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं अपने आती है काम में, वो सारी की सारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और जितनी भी प्राकृत और पूर्ण दोनों होंगी वो सारी की सारी पूर्णांक के अंदर मिलेगी बेटा। ठीक है, और जितनी ये तीनों होती है वो तीनों की तीनों किस में मिलती है, परिमेय संख्या के अंदर मिलती है। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर -5 है, इसको बताइए क्या प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। पूर्ण है क्या, नहीं है। पूर्णांक है क्या, हाँ है, पूर्णांक तो है। और परिमेय है क्या, परिमेय भी है, क्योंकि परिमेय में ये थोड़ी कहा है कि भाई प्लस वाली होनी चाहिए। परिमेय में तो क्या कहा गया है कि ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में रख दिया जाए। ठीक है, ये होगी वास्तविक संख्या और ये होगी मेरे पास काल्पनिक संख्या। तो ये पहले इंपॉर्टेंट था हमको संख्या के बारे में नॉलेज लेना, जो संख्या के बारे में हमारा नॉलेज आ गया है। ठीक है, ये संख्या अपनी कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्नमाला की तरफ। अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि हम इसमें प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सारी संख्याओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। और सबको पता होना चाहिए, मैंने समझाई दिया आपको कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। और वैसे भी आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, ये तो छोटी कक्षा में सिखाया जाता है, तो आपको पहले से ज्ञात होगा। अब चलते हैं आगे। देखो अब आती है प्रश्नमाला 2, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जिसका नाम क्या है बेटा, वास्तविक संख्याएं। अब देखो इसमें, इस वास्तविक संख्या में जो प्रश्नमाला 2 है, इसमें एक प्रमेयिका काम आती है, इसमें एक प्रमेयिका काम आती है बेटा। और ये जो प्रश्नमाला 2 है ना, वो पूरी एचसीएफ और एलसीएफ पे टिकी है, पूरी एचसीएफ और एलसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है बेटा महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। आपने छोटे कक्षा में बहुत किया है आपने, जब यहाँ बताया जाता था कि भाई 12 और 16 का लैसे निकालिए, शॉर्ट रूप में बोलते हैं लैसे और मैसे। ठीक है बेटा, फिर आप तुरंत ऐसे करते थे, एक साथ निकालते थे। 12 16 का वो लैसे होता था
और अलग अलग जब निकालते थे वो होता था बेटा में से। ये आपने छोटी कक्षाओं में बहुत निकाला है, ठीक है। ऐसा ही प्रक्रिया हमको अब करना है, इसी वीडियो में करना है और इसी कक्षा 10 की प्रश्नमाला में करना है, लेकिन आपको कुछ थोड़ा चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि आपको लेसे में से ही निकालने हैं, लेकिन दो तरीके आ गए। आप इनको अलग अलग करके ही आप लेसे निकालोगे और अलग अलग से ही में से निकालोगे। ये तो कहलाती है बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। पहला तो ये है आपके, और दूसरा एक प्रमेयिका जिसका नाम अभी लेंगे, उस प्रमेयिका से भी आपको में से निकालना, केवल वो प्रमेयिका में से निकालने के काम आती है। तो ठीक है, देखते हैं प्रमेयिका कौन सी है। तो ध्यान से सुनना, इस अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आपको लेसे में से निकालना है इसी प्रश्नवाला में, जिसको बोलते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे? अलग अलग करके, क्योंकि आपने छोटे कक्षा में बहुत लेसे निकाला है लेकिन एक साथ करके निकाला है, ठीक है। वो एक साथ करके आपको नहीं निकालना, इन अलग अलग से ही आपको लेसे और अलग अलग से आपको क्या निकालना होगा, में से निकालना होगा। वो देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना। उससे पहले हम प्रमेयिका के बारे में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? प्रमेयिका का अध्ययन करते हैं। अब देखना प्रमेयिका क्या है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। क्या नाम है बेटा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, है ना। अब इसका अपन क्या करेंगे, इसको समझेंगे। पहले प्रमेयिका क्या है, अब ये याद रखना, ये जो प्रमेयिका है ना, ये जो ये यूक्लिड नाम का व्यक्ति था, वो एक गणितज्ञ था, ग्रीक गणितज्ञ। इसने अपने नाम पे एक प्रमेयिका बनाई, और ये प्रमेयिका जो केवल और केवल एचसीएफ निकालने के ही काम आती है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, क्या है ये प्रमेयिका, ध्यान से सुनना। इस प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस में R। ये याद रखना, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। जहां इस R की कंडीशन होती है 0 से बड़ी और बराबर लेकिन B से छोटी, ये मेरे पास कंडीशंस होती है। अब ये होते क्या है मैं आपको बता दूं। A को बोलते हैं बेटा भाज्य, A को बोलते हैं क्या, भाज्य बोलते हैं। B को क्या बोलेंगे, भाजक। और Q को क्या बोलते हैं, भागफल। और R को क्या बोलते हैं बेटा, शेषफल बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ क्या काम आता है। जैसे हम भाग दे, मान लो किसी में 25 में भाग दिया 4 का, ठीक है बेटा। 25 में भाग देंगे किसका, 4 का भाग देने जा रहे हैं। और आप भाग दोगे तो 4 छका 24, 6 बार चला गया, शेषफल क्या बच गया बेटा, 1 बच गया। तो ध्यान से सुनना, जिस संख्या में भाग देते हैं वह तो कहलाती है भाज्य, और जिस संख्या का भाग देते हैं वह कहलाता है भाजक, और जितनी बार भाग चला जाए वह कहलाता है भागफल, और जितना बच जाए वह हो गया मेरे पास शेषफल, ठीक है। ये चारों चीज आप अच्छे से याद रखें, ये याद है तो प्रमेयिका का मतलब आप समझ जाओगे। अब ये देखो, आपको जो मैं प्रमेयिका दिखा कि A बराबर BQ प्लस R, इसको हम यदि हिंदी में लिखें तो क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल, यही लिखोगे ना बेटा। देखो यही है ना मेरे पास, A भाज्य है ना, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। ध्यान से सुनना, B और Q ये गुणा है बीच में, इसलिए मैंने यहां गुणा लगा दिया। तो ध्यान से देखो, अब ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, यहां रखता हूं मैं सभी को। देखो भाज्य कितना है मेरे पास बेटा, 25, भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 6, और शेषफल कितना है 1। 25 का 25 है, 4 6 का 24 और 1 25। बताओ बराबर आया कि नहीं आया, बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये प्रमेयिका यहाँ पर भाग विधि पर लागू होती है। भाग विधि से आप एचसीएफ निकालोगे, यानी जो आपको संख्या दी जाएगी। और याद से ध्यान से सुनना, एचसीएफ केवल ये 2 पूर्णांकों का निकालती है। कितने पूर्णांकों का, 2 पूर्णांकों का। कैसे, इसका मतलब समझ लो। जैसे आपको सवाल दे दिया जाए 35 और मान लो कोई भी संख्या दे दिया 55 दे दिया,
तो इसका निकाल सकते हो आप। यदि आपको दे दिया भाई मान लो 35 से 55 और इसके साथ एक और जोड़ दिया 75, 3 पूर्णांक हो गए ना, देखो 1 2 3 पूर्णांक हो गए ना, तो 3 में ये विधि काम नहीं देती है, ये केवल प्रमेय का इन 2 पूर्णांकों पर, इन्हीं 2 पर नहीं, किन्हीं 2 पूर्णांकों पर ये जो प्रमेय का है एचसीएफ निकालने के काम देती है। देखो यहाँ काम दे दिया 2 पूर्णांकों में, यानी 25 में 4 का भाग देना था, दे दा के मैंने काम कंप्लीट किया, बराबर आ गया। ऐसे जांच करते हैं ना, तो देखो ये तो जांच करना था, लेकिन ये जो कंडीशन आ रखी है ना मेरे पास, ये आगे ये क्या है इसको देखते हैं ध्यान से। देखो इस कंडीशन को भी देखते हैं, यहाँ कंडीशन क्या है इसका मतलब समझिए पहले आप, कि ध्यान से देखना बेटा। ये जो R है ना, R को बोलते हैं शेषफल। ये जो शेषफल होता है ना वो या तो 0 हो सकता है, इसका मतलब होता है बेटा इसका कि R 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी R का मान 0 भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है, परंतु इस B से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। कैसे, इसका मतलब क्या है, देखो ये जो शेषफल आता है ना बेटा, ये याद रखना, कई बार आप भाग देते हो, मान लो पूरा पूरा भाग चला जाता है, तब तो शेषफल क्या आ जाता है 0, और नहीं आता तो यहाँ शेषफल जो हमेशा याद रखना, आप कभी भी भाग देके देख लेना, ये जो शेषफल रहेगा ना हमेशा इससे छोटा मिलता है, इससे छोटा ही मिलेगा। अगर मान लो मैं यहाँ भाग देता और यहाँ शेषफल 9 बच जाता, तो क्या मेरा सवाल सही होता, क्या गलत होता? आप एक बार और भाग देते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, समझ गए। जब तक ये छोटा नहीं आ जाता जब तक आप भाग देते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेषफल होता है ना बेटा, ये जो शेषफल होता है वो इस b से, b भाजक कोई बोलते हैं ना, b है ये, इस b से छोटा ही रहता है, और 0 के बराबर भी। कई बार मान लो पूरा पूरा भाग चला जाता जब तो 0, और नहीं जाता जब कोई संख्या आ जाती है, संख्या तो आती है लेकिन आती है इससे छोटी। तो ध्यान से सुन लेना, ये शेषफल जो होता है वो 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा ही रहेगा। ये विधि है बेटा मेरी कौन सी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, जिसमें अपन बोलते हैं a बराबर BQ प्लस R, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक होता है और ये अपना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा सवाल ये होता है प्रमेयिका का मतलब, ठीक है। यहाँ अच्छे से इसको समझना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये हो गया प्रमेयिका के बारे में। अब देखो आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा, आपको देगा सवाल कि कोई भी आपको सवाल दे दिया, संख्या दे दिया, और कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको 2 ही तरीके से एचसीएफ ज्ञात करना है इस प्रश्नमाला में, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से या फिर प्रमेयिका से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमेयिका से, ठीक है बेटा। अब यहां पर एग्जामिनर इतना बड़ा नाम नहीं लिख सकता, ठीक है। आपको लिख दे मान लो कि प्रमेयिका से आप एचसीएफ निकालिए, तो भी इसका मतलब वही है कि उसने किसके बारे में पूछा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। या आपको कह दें विभाजन प्रमेयिका से आप एचसीएफ निकालिए, यानी कि आपको कोई भी नाम इन चारों में से कोई भी दे सकता है, डायरेक्टली लिख सकता है प्रमेयिका से निकालिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो आपको सवाल करना है वो किस विधि से करना है बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो। ये प्रमेयिका मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रमेयिका बेटा केवल और केवल एचसीएफ निकालने के काम आती है, ठीक है। किसके काम आती है बेटा, एचसीएफ निकालने के काम आती है। अब एचसीएफ निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, देखना ध्यान से देखना। सवाल आपको मान लो कोई भी एक उदाहरण ले अपन, और आपको दे दिया जाए कि 81 और 237, क्या दे दिया, 81 और 237 का एचसीएफ प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये प्रश्नमाला है ही 3-4 नंबर की। तो ध्यान से सुनना, इसको अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर 81 और 237 में बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, कौन सी है, 237 है। कौन सी बेटा, 237 बड़ी संख्या है ना। अब देखते हैं क्या लिखते हैं, प्रमेयिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रमेयिका लिखते हैं, प्रमेयिका हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R से, जहां R की वैल्यू क्या है, 0 इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू
आर एंड लेस देन बी। ठीक है, ये याद रखना कि 0 छोटा है आर से और आर छोटा है किससे, बी से। ओके, चलते हैं आगे। अब आप करेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, 237। चरण फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, चरणों में सवाल करना है इसको। देखो ध्यान से सुनना, ये चरण का नाम मैं क्यों ले रहा हूं वो भी आपको पता लग जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे सवाल हल होता है। इन दोनों में पहले बताइए बड़ी संख्या कौन सी बेटा, 237 बड़ी है, और बड़ी का चिन्ह ऐसे लग जाएगा, किससे बड़ी है, 81 से बड़ी है। ठीक है, आप इतना तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसके सामने ही जस्ट आपको यहाँ पर डिवाइड करना है 237 में डिवाइड करना है 81 का, 237 में डिवाइड करना है किसका बेटा, 81 का। आप भाग दीजिए 81 को, यदि आप 2 बार गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 162। 3 बार गुणा करोगे तो 243 आता है, ज्यादा हो गया ना 243। इसका मतलब आप 2 बार ही भाग दोगे। 2 बार आपने भाग दिया बेटा 162, और बच गया कितना, 75 बच गया। ठीक है, शेषफल आपका कितना बच गया बेटा, 75। अब आप क्या करने वाले हैं, यहां से इंपोर्टेंट बात आएगी, क्योंकि एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। एक बार समझ लीजिए बस, आप कभी नहीं भूलेंगे एचसीएफ निकालना। ध्यान से सुनना, ठीक है। चरण फर्स्ट में अब बताओ, जो आपको प्रमेय का है ना वैसे वैसे लिखते चलो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इनका मतलब बता दिया है। अब बार बार देखें, यहाँ पर ए है ना, ए को क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, भाज्य, जो कि अंदर वाला है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है बेटा, बी है, ये मेरे पास क्या है, क्यू है, और ये क्या है बेटा, मेरे पास आर है। तो आप एग्जाम में इनको उतार के नहीं आएंगे कि बार बार आप इनके ए बी क्यू आर लगाते रहें। ये तो मैं आपको समझाया हूं। देखिए सबको नॉलेज होना चाहिए कि ए कौन सा होता है, बी कौन सा होता है, क्यू कौन सा होता है, और आर कौन सा होता है। ठीक है, सबको पता है। अब हम चलते हैं, ध्यान से सुनो। यहां पर सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा, ए आ रहा है, ए आ रखा है ना। ए कितना है मेरे पास, 237। उतार दो इसकी तरह से, 237। आगे क्या लग रहा है, बराबर लगा दिया आपने। उसके आगे क्या है बेटा, बी है। बी का मान कितना है, 81 है, और गुणा क्यू का मान कितना है, 2 है, प्लस आर शेषफल 75 है। यहां तक कर दिया। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा क्या ये आंसर आ गया, क्या ये भी नहीं आया, अभी हमने चरण स्टार्ट किए हैं। अब आंसर तो देखते हैं कब आता है। मैं आपको अभी बता दूं, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक आप सांस नहीं छोड़ेंगे, यानी तब तक आप इसको हल करते रहेंगे। जिस बार जिस चरण में शेषफल 0 आ गया वही समझ जाना कि आपका आंसर आ गया है। अभी आंसर कुछ नहीं आया। अब क्या करना है बेटा, यहां लिखोगे शेषफल, यहां शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है बेटा 0 के बराबर नहीं है। अतः अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, आगे चलेंगे। चरण 2 में चलेंगे बेटा, चरण नंबर 2 में जाना है। अब मेरे को ये बताओ कि चरण 1 में तो आपको सवाल दिख गया था, उसको उठा लिया आपने, उठा लिया था। अब चरण 2 में किसको उठाऊंगा, मेरे सामने तो 237, 81, 2, 75, 4 4 आ गए। तो याद रखना, अगले चरण में जाने के लिए अभी मैं आपको बता दूं, अगले चरण में जाओगे तो ना तो ए काम आता है ना ही क्यू काम आता है। ठीक है, काम आता है केवल भाजक और शेषफल। ये 81 और 75 काम आएगा। तो 81 बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया बेटा, 75 से। यानी प्रक्रिया वापस शुरू, प्रक्रिया वापस से शुरू हो गई, सेम इसकी तरह देखो हो गई ना। यानी कि 1 2 3 4। अब आप ये कहोगे कि हम इसको भी बात दोबारा ले ले, इसका तो हमने कर दिया ना, इसके तो टुकड़े कर दिया, इसका तो विभाजन हमने कर दिया। अब करेंगे किसका, 81 का और 75 का। तो ये याद रखना कि अगले चरण में ना तो ए जाता है ना ही क्यू जाता है। जाता है तो केवल क्या क्या जाता है, बी और आर जाता है। ठीक है, चला गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि 81 में भाग देना है किसका, 75 का। ऐसे भाग दे लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब तो 75 का 75। ठीक है बेटा, शेषफल बच गया 6 बच गया। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया। इसी तरह उतारो, ए का मान कितना है, 81, फटाफट आंसर आ गया। बी का मान कितना है बेटा, 75। क्यू का मान कितना है, 1। शेषफल कितना आ गया, 6। क्या यहां भी 0 आया, क्या नहीं आया, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0।
शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब कौन से चरण में चलेंगे? तीसरे में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक चलना ही है। आएगा, पहले शेषफल कितना है 75, अब कितना है 6, बहुत कम हो गया, अब क्या पता और भी कम हो जाए। ठीक है, देखते हैं, देखो आगे इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 इनमें से कौन सा जाएगा आगे? इन चारों में से कौन सा आगे जाएगा? ना तो ए जाएगा ना क्यों जाएगा, 75 और 6 जाएगा। ठीक है, 75 बड़ा है क्या 6 से, है ना? तो 75 में भाग दीजिए आप, 75 में भाग दीजिए बेटा 6 का, 6 का 6, कितना बच गया 15, 6 दूनी 12, 12 6 की 72, और शेषफल कितना बच गया बेटा 3 बच गया। शेषफल कितना बच गया 3 बच गया। ओके, अब देखते हैं आगे, ये हो गया मेरे पास सेम, इसकी तरफ उतारो, ए का मान कितना है 75 और बराबर क्यू का मान कितना है बेटा, सॉरी बी का मान कितना है 6 और गुणा क्यों आ गया 12 और शेषफल कितना बच गया 3। क्या यहाँ भी शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया, अभी नहीं आया ना। अब चलते हैं आगे चरण नंबर 4 की तरफ, चरण नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बताओ कौन जाएगा आगे? 6 और 3 जाएगा ना, 75 जाएगा ना 12 जाएगा, आगे जाएगा बेटा 6 और 3 जाएगा, 6 और 3 जाएगा आगे। देखो 6 बड़ा है 3 से, 6 बड़ा है 3 से, यानी कि 6 में 3 का भाग देना है। मैं यहाँ कर देता हूं, करना तो नीचे है, यहाँ देखो नीचे करना है, कभी आप भी जगह खाली देखो और वही करने लग जाओ। 3 दूना 6 आ गया, शेषफल 0 आ गया, यहाँ हम जीत चुके हैं, यहाँ हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा धैर्य और रखें। यहाँ पर इसकी तरह क्या लिखेंगे? ए का मान बेटा, ए का मान 6 बराबर बी का मान कितना बेटा? बी का मान है मेरे पास 3 है, 3 गुणा क्यों का मान 2 और शेषफल आ गया मेरे पास बेटा 0 आ गया। मैं यहां लिखना भूल गया, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां 0 आ गया तो आप तुरंत लिख दोगे शेषफल बराबर किसके? 0 के। शेषफल बराबर किसके बेटा? 0 के। वहां लिखना है कि यहां प्रक्रिया समाप्त होती है, यहां प्रक्रिया समाप्त होती है। ठीक है, अब जहां प्रक्रिया समाप्त होती है बेटा उसमें आपका आंसर छुपकर बैठा हुआ है। पहले तो छुपकर बैठा हुआ था, अब आ गया सामने आपके, अब सामने निकल के आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा HCF। ही तो निकालना था आपको। अब बताओ, तुरंत आपके सामने HCF है, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई ना कोई सा HCF आपका आंसर है। तो ध्यान से सुनना, क्या आंसर होता है कि जिस भाजक में, सॉरी जिस चरण में आपका 0 शेषफल आ जाए, जिस भाग में आपका 0 शेषफल आ जाए, उस भाग का जो भाजक रहता है, उस भाग का जो भाजक रहता है, भाजक यानी बी, वही उसका आंसर रहता है। तो इसका HCF कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। इसका HCF कितना आ गया? 3 आ गया। ये मेरा प्रमेयिका से HCF निकालने का पूरा सवाल हल हो गया। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा आपको और बहुत ही पसंद आया होगा। इस तरीके से आप सारे HCF आप बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक सवाल और करते हैं। देखा, अब एक सवाल और करते हैं तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। ध्यान से देखना, जैसे हमने लिया एक सवाल, देखो बेटा ध्यान से देखना, कितने भी सारे के सारे जो भी सवाल हैं हमारी प्रश्न वाला 2.1 में, प्रश्न संख्या 2 में जाके देखना HCF निकलवा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में नहीं, आप 3 प्रश्न छोड़ना शुरू किए, चौथा जो प्रश्न है उसमें हमको प्रमेयिका से क्या निकालना बेटा? HCF निकालना है ना। तो HCF आप तुरंत इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। हम चलते हैं एक और प्रमेयिका से HCF निकाल लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे हमने लिया 210 और 55, आपको दे रखा है पहला सवाल कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, सवाल मैंने आपको दिया 210 और बेटा 55 दिया है। चले आगे, प्रमेयिका है मेरे पास। प्रमेयिका क्या है बेटा? प्रमेयिका A = BQ + R, जहां R का मान ये है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको हर सवाल में जहां भी आप प्रमेयिका का उपयोग करने जा रहे हैं बेटा, वहां आपको ये लिखना जरूरी है। अब हम चलते हैं चरण फर्स्ट की तरफ। बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? 210 बड़ी है क्या? किससे? 55 से। ठीक है, भाग देना है, 210 में भाग दीजिए बेटा 55 का, 55 एकम
55 दूना 110 है, और 3 बार दिया 165, 4 बार दिया ज्यादा चला जाएगा, 3 बार देंगे 165 बच गया। शेषफल कितना बच गया? 45 बच गया। ठीक है, शेषफल कितना बच गया बेटा मेरे पास? 45। इसकी तरह करेंगे सेम। ए ना, ए का मान कितना है? 210 बराबर बी है ना, बी का मान कितना है? 55 है। क्यू का मान कितना है? 3 है। शेषफल कितना है? 45 है। ओके, अब बताओ शेषफल 0 आया है क्या? तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0। चरण कौन से में जाएंगे? सेकंड में जाएंगे। चरण नंबर 2 का उपयोग करेंगे। तो बताइए चरण सेकंड में जाएगा ये, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया, और शेषफल 0 नहीं आया तो इसका मतलब चरण सेकंड में जाएगा। जाएगा कौन कौन? हमने 210 का तो विभाजन कर दिया, जाएगा 55 और 45। ठीक है, 55 और 45, तो 55 बड़ा है किससे? 45 से। ठीक है, 55 में भाग दो बेटा, 55 में भाग दिया 45 का, 45 से कम 45। ठीक है, और बच गया कितना? 10 बच गया बेटा मेरे पास। कितना बच गया? 10 बच गया। सेम इसकी तरह उतार दो। ए बहुत इजी सवाल है, फटाफट करते हैं तुरंत। बी का मान कितना है? 45 गुणा क्यू का मान 1, शेषफल 10। यहां भी क्या प्रक्रिया समाप्त हुई है? क्या नहीं हुई है। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। किसका उपयोग करेंगे? चरण थर्ड का सहारा लेंगे। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, कोई आवश्यक नहीं है, मैंने यहाँ 2 सवाल किए हैं तो दोनों चरण 4 में समाप्त हो गए मान लो, तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि चरण 4 में आंसर आता है। कई भाग ऐसे होते हैं बेटा जिनका चरण 1 में ही 0 आ जाता है, जिनका चरण 1 में ही 0 आंसर आ जाता है, तो वहीं आप उसका जो भाजक रहता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार चरण 2 में 0 आता है, तो ये आवश्यक नहीं है, कभी आप अपने दिमाग में फिट कर लो बात कि भाई मैंने जो 2 सवाल आपको कराए, 1-2 सवाल मान लो दोनों ही किसी कारणवश चरण 4 में समाप्त हो गए, तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि चरण 4 में होना है। ऐसा कुछ नहीं है, चरण 1 में भी समाप्त हो सकता है, तो चरण 10 तक भी समाप्त नहीं हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब चरण 3 आ गया ना, बता कौन कौन जाएगा? 45 और 10 जाएगा। 45 बड़ा है बेटा किससे? 10 से। भाग दे दो तुरंत। 45 में भाग दिया 10 का 10 चौक 40, शेषफल 5 बच गया। तो क्या करोगे? ए का मान 45 बराबर 10 से और इंटू में 4 प्लस 5। बताइए क्या शेषफल 0 आया क्या बेटा? नहीं आया, तो शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। किसका सहारा लेंगे? चरण 4 का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे बेटा? चरण 4 का सहारा लेंगे हम। तो बताइए कौन कौन जाएगा? 10 और 5 जाएगा, यानी 10 में भाग देना किसका? 5 का देना है। तो मैं यहां दे देता हूं, 10 में भाग देना है 5 का। 5 दूना 10 है। शेषफल कितना आ गया बेटा? 0। देना तो नीचे है ना, यहां पर ये साथ साथ चलता रहेगा भाग। तो चरण 4 में 10 का 10 लिखूंगा। देखिए 10 से बराबर पहले लिखते हैं 10 बड़ा है किससे? 5 से। 10 बड़ा है किससे? 5 से। फिर लिखूंगा 10 से बराबर 5 गुणा 2 प्लस में 0। बताओ शेषफल 0 आया कि नहीं आया? शेषफल 0 आया ना, तो तुरंत यहां पर आप समझ जाओगे कि आपका आंसर आ गया है। क्या निकालना था मेरे को? एचसीएफ निकालना था, और ये एचसीएफ आपको प्राप्त हो गया। कौन सी विधि से प्राप्त हुआ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से एचसीएफ आपको प्राप्त हुआ। कितना हुआ प्राप्त बेटा? एचसीएफ। अब ये मैंने आपको बताया था कि भाजक जो रहता है, जहां शेषफल 0 आ गया, जिस भाग में शेषफल 0 आ गया, उसका भाजक जो होता है वही आपका शेषफल होता है। कितना है बेटा? सॉरी, जहां शेषफल 0 आ गया वही आपका एचसीएफ होता है, और एचसीएफ उसमें भाजक कहलाता है। ठीक है, भाजक कितना है? 5। तो यह आपका एचसीएफ आ गया। बिल्कुल सरल सवाल है। मैंने 2 प्रमेयिका से मैंने 2 एचसीएफ आपको निकाले हैं। बहुत इजी है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो ध्यान से सुनना, ये प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान हुआ। आशा करता हूं कि ये आपको दोनों सवाल आपको एचसीएफ बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप या इस प्रश्नमाला में आगे काफी 6 सवाल है, आप उनको अध्ययन आप अपने आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत इसी तरीके से आप इनको ध्यान से समझना, बहुत अच्छे मन से लगन से समझना, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एचसीएफ है समाप्त होता हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे अभी भी नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।